हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है। ये जो लेक्चर है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल बाउंड्रीज, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये आपका स्टैटिक और करंट दोनों का एक हिस्सा बन जाते हैं। कैसे? देखिए, स्टैटिक का तो हिस्सा है ही है, ठीक। करंट में इनका उपयोग कैसे होता है कि मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में किसी भी बाउंड्री पे कुछ हुआ। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि आज सभी जानते हैं अभी इसराइल और फलस्तीन का युद्ध चल रहा है। ठीक है। तो इसराइल और फलस्तीन के आसपास के जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं या उनकी जो सीमाएं हैं वो न्यूज में है। वैसे ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो सीमाएं से सटे शहर हैं वो काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, सीमाएं काफी ज्यादा न्यूज में रहती हैं। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं उस पर हम जानते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यही सब मिलके इन्हें करंट का हिस्सा भी बना देती है। तो ये ना सिर्फ स्टैटिस्टिक में इसको कवर करना जरूरी है, बल्कि देखा जाए तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ इस लेक्चर में हम जो ट्राई करेंगे कि हम इन्हें जितना ज्यादा हो सके उतना कवर कर लें, ताकि जो हमारी प्रिपरेशन है वो काफी स्ट्रांग हो जाए। तो जब कभी भी हम पेपर को फेस करें, एग्जाम को दें, तो उस समय हमारी तैयारी अच्छी खासी। ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। यही हम देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ठीक है। यहाँ पे एक समरी भी हम देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे सारांश। ठीक है। जो भी हम पढ़ेंगे उस सब। लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो हमें यहाँ समझने की बहुत जरूरत। जो हमारा डिस्क्लेमर है वो कुछ इस तरीके से है। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the image. आज सवीकरण हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेखा थी, जो कि 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय प्रकाशित हुई थी। इसका नाम इसे वास्तुकार सर साइरल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जो कि सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए होता क्या है, हम सभी जानते हैं कि आजादी के समय भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा जो था वो बना हमारा पाकिस्तान और एक हिस्सा जो था वो बना भारत। ठीक है। और कुल मिला के देखा जाए तो भारत तीन हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा भारत का था, एक हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान का था और एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान का था। जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 के युद्ध के दौरान उसको एक अलग देश बना दिया गया, बांग्लादेश। उससे पहले वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और पूर्वी पाकिस्तान बनने से पहले वो भारत का ही बंगाल का एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। तो ये जो विभाजन के समय जो एक सीमा बनाई गई भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए, वो बनाई थी सर साइरल रेडक्लिफ ने, और इस व्यक्ति के नाम पे ही रेडक्लिफ लाइन रखी। ठीक है। और ये जो थे ये असल में आपके बाउंड्री कमीशन या कहा जाए सीमा आयोगों के एक अध्यक्ष थे। फिर आता है हमारा 491 समांतर, जिसे हम कहते हैं
49th पैरेलल नॉर्थ। ठीक है, ये जो है ये कनाडाई प्रांतों जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचुवान और मैनिटोबा जो कि उत्तर में पड़ते हैं उनको, और अमेरिकी राज्यों जो कि हैं आपके वॉशिंगटन, इडाहो, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा जो कि दक्षिण में पड़ते हैं। यानी 49 समंदर के जो उत्तरी में पड़ने वाले इलाके हैं वो कनाडाई इलाके हैं, जिसमें आता है आपका ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचुवान और मोंटेबा। इसके दक्षिण में पड़ने वाले इलाके हैं आपके वॉशिंगटन, इडाहो, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा। इनके बीच में निर्धारित एक सीमा के रूप में है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है ये चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच एक सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 के शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, जो ब्रिटिश और तिब्बती प्रतिनिधियों के बीच एक हस्ताक्षरित हुआ था। वर्तमान में चीन और भारत के बीच एक प्रभावी सीमा है। देखिए क्या होता है, जब अंग्रेज भारत में थे उस समय ये चीज आप कह सकते हैं क्लियरली डिफाइन नहीं थी, साफ तौर पे डिफाइन नहीं था कि कौन सा इलाका भारत का है और कौन सा इलाका तिब्बत का है, जिसकी वजह से जो तिब्बती प्रतिनिधि थे उनका और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनका आपस में इनके काफी क्लैश होते थे, इनकी आपस में काफी लड़ाइयां हो जाती थी। इसी को सुधारने के लिए क्या होता है, 1914 में होता है शिमला कन्वेंशन या शिमला सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन में होते हैं आपके ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन और आपके तिब्बती प्रतिनिधि, और ये लोग मिलके एक रेखा खींचते हैं जो कि तिब्बत को अलग कर दी है भारत से। ठीक है, और उस रेखा का नाम पड़ जाता है आपका मैकमोहन रेखा जी। ठीक है, 1948 में जब चाइना तिब्बत को कब्जा लेता है उसके बाद ये रेखा बन जाती है भारत और चीन के बीच की एक प्रभावी सीमा। उससे पहले ये भारत और तिब्बत के बीच में थी, लेकिन जब तिब्बत चाइना का हिस्सा बन गया तब अब ये भारत और चाइना के बीच पड़ती है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा मैजिनॉट लाइन। मैजिनॉट लाइन जो है, जिसका नाम फ्रांसीसी युद्ध मंत्री आंद्रे मैजिनॉट के नाम पे रखा गया था, यानी जो फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ वॉर थे एंड्रे मैगिनॉट, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। 1930 के दशक में जनवरी द्वारा आक्रमण को रोकने के लिए फ्रांस द्वारा बनाई गई कंक्रीट की किलेबंदी, बाधाओं और हथियारों प्रश्नादों की एक पंक्ति थी। आप कह सकते हैं मैग्नॉट लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी को जोड़ती है। 1930 के दशक में हम कह सकते हैं कि आमतौर पे हम बात करते हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की, जो 1939 में स्टार्ट हुआ था। तो 1930 से 1940 के बीच का जो दशक था, उस समय जब जर्मनी हमला कर रहा था फ्रांस पे, उसको रोकने के लिए हमने नहीं मतलब फ्रांस ने कंक्रीट की किलेबंदी करी थी, कई सारी बाधाएं लगा दी थी और हत्या प्रस्थानों के साथ एक सीमा बनाई थी, एक लाइन बनाई थी जो कि थी आपकी मैजिनॉट लाइन। ठीक है, दुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पड़ने वाली एक सीमा रेखा है। इसे 1893 के एक समझौता ज्ञापन, जिसे हम कहते हैं एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद ब्रिटिश भारत के मोर्टिमर डुरंड और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच स्थापित किया गया था। देखिए अब होता क्या कि आपका जो अफगानिस्तान था वो सिर्फ प्राचीन काल के दौरान या कहें कि मध्यकालीन भारत, जो आपके अकबर सम्राट थे उनके समय तक भारत का हिस्सा था। उसके बाद जो काबुल था वो एक अलग राज्य स्थापित हो गया और काबुल के साथ साथ धीरे धीरे पूरा अफगानिस्तान एक अलग राज्य बनता चला गया। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान एक समय पे भारत का हिस्सा हुआ करता था, इसी वजह से जो अफगानिस्तान के कई सारे इलाके थे वो भारत के ही हिस्से में थे, वहीं पे जो भारत के कई सारे इलाके थे वो अफगानिस्तान के हिस्से में थे, और ये जो सीमा विवाद था ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो लड़ाइयों को रोकने के लिए और चीजों को समांतर लाने के लिए क्या होता है कि ब्रिटिश भारत के जो मोर्टिमियर डुरंड थे उन्होंने
और अफगान के जो उस समय के राजा थे या अमीर थे, अब्दुल रहमान खान, उन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई, जिसके बाद एक रेखा खींची गई जो कि अफगानिस्तान और तब के भारत को, क्योंकि देखिए आज के समय अगर हम मैप को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमाएं मिली हुई हैं। आप यहां भी देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है। लेकिन उस समय चूंकि पाकिस्तान जो था वो हिस्सा था किसका, भारत का, इसी वजह से जो डुरंड रेखा खींची गई वो अफगानिस्तान और भारत के बीच खींची गई थी। और आजादी के बाद जब पाकिस्तान अलग हो गया तो अब ये लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पड़ती है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। फिर आता है हमारा 80वीं समांतर, जिसे हम कहते हैं 38 पैरेलल। ये जो है ये उत्तर कोरियाई युद्ध से पहले उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच एक सीमा हुआ करती थी। ठीक है, यानी हम जानते हैं हमारे पास विश्व में दो देश हैं, दो कोरियाई देश हैं, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, जिन्हें हम कहते हैं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। इन दोनों के बीच में जो पड़ने वाली सीमा है वो ही है 38वीं समांतर, 38 पैरेलल। मानरहेम रेखा, ये सोवियत संघ के खिलाफ फिनलैंड द्वारा कारेलियन इत्सुमोस पर बनाई गई एक रक्षात्मक किलेबंदी रेखा थी। शीतकालीन युद्ध के दौरान इसे फील्ड मार्शल बैरन कार्ल गुस्ताफ एमिल मानरहेम के नाम पर मानरहेम रेखा के रूप में जाना गया। इस रेखा का निर्माण दो चरणों में किया गया था। सबसे पहला जो था वो 1920 से 1924 के बीच में किया गया, दूसरा 1932 से 1937 के बीच में किया गया। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है, जहां जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1971 में पीछे हट गए थे। ठीक है, यानी हम जानते हैं कि आपका जो पहला विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 के बीच 4 साल लड़ा गया। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 6 साल लड़ा गया। तो जो पहला विश्व युद्ध था जहां पे जर्मनी और पोलैंड के बीच लड़ाई हुई थी, तो 1917 में जर्मनी इस युद्ध में हिंडनबर्ग रेखा से पीछे हट गया था, यानी जर्मन्स ने हार मान ली थी, वो यहां से पीछे हट गए थे। फिर आता है हमारा सिगफ्रीड लाइन। सिगफ्रीड लाइन वो किलेबंदी रेखा है जिसे जर्मनी ने फ्रांस के साथ अपनी सीमा पर खींचा था। ठीक है, फिर आता है हमारा 70वीं समांतर, 70th पैरेलल। ये जो है ये रेखा जो है ये उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा को परिभाषित करता है, इससे पहले कि दोनों एकजुट हो गए। ओके, देखिए क्या था कि एक समय पे नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम ये दो देश हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इन दोनों देशों ने आपस में विलय कर लिया, ये दोनों आपस में मिल गए और फिर हमारे पास अब उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम जैसे कोई देश नहीं बचे, बल्कि अब हमारे पास एक ही देश है जिसका नाम है वियतनाम। ठीक है, इसके पश्चात आता है हमारा 24वीं समांतर रेखा, जिसे हम कहते हैं 24th पैरेलल, जिसे पाकिस्तान और भारत के बीच के सीमांकन रेखा के रूप में दावा करता है, हालांकि इसे भारत द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए, असल में पाकिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा है वो रेडक्लिफ लाइन है, जिसे साइरल रेडक्लिफ ने बनाया था। लेकिन क्या होता है कि भारत के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, तो इसी वजह से पाकिस्तान क्या करता है 24th पैरेलल को या 24वीं समांतर को सीमा बताता है। ठीक है, लेकिन भारत जो है वो इस सीमा को नहीं मानता है, हम आज भी रेडक्लिफ लाइन को ही मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। देखिए अभी तक हमने टॉपिक को खत्म कर लिया है। अब यदि हम बात करें समरी की, तो देखिए हमने देखा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कई देशों के साथ हैं, जिसमें प्रत्येक का अद्वितीय भू राजनीतिक संदर्भ, जैसे हमने देखा पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये मैं आपको भारत का बता रहा हूं, फिर म्यांमार और फिर आता है हमारी समुद्री सीमा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है
कि जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया पढ़ा है उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।